नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का बीपीएससी टीयर 1 का जो 11th और 12th के लिए प्रीवियस ईयर में बना है। हिस्ट्री का प्रश्न होगा। बीपीएससी पीजीटी 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री 11th और 12th के लिए। इससे पीछे जो है हमने 9th से 10th के लिए हिस्ट्री के पेपर का डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 11 से 12 के जो एग्जाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट से 80 प्रश्न होता है, ठीक है। और जीएस का कितना होगा? जीएस का होता है 40, ऑप्शनल 80 और जीएस का 40। तो ऑप्शनल में यहाँ हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से कितना प्रश्न होगा? तो इसमें होगा टोटल 80 प्रश्न, ठीक है। और जिसको दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें 40 प्रश्न का डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें 40 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया था इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। यहाँ देखिए, मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राजमुद्रा मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी के तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य देखने को मिल जाता है। आप लोग यहाँ से वीडियो रोक के हड़प्पा, चहुंद्रो, कालीबंगा, लोथल और सुरकोटा बना लीजिए। यहाँ से क्या क्या मिला है यहाँ हमने डाल दिया है, वहां से आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। इसको 2x करके आप लोग देख लिया कीजिए। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न बनाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस बुक से देखने को मिल जाएगा, जो दृष्टि के द्वारा प्रकाशित बुक है कि भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। 7वां संस्करण मार्केट में भी अवेलेबल है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आता है, क्विक बुक सीरीज, ठीक है। इस बुक से मैक्सिमम प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, 42 पे आ जाइए। 41 से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्वेश्चन हो गया 42। तो 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा इसमें, क्योंकि वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड को माना जाता है। यह प्राचीनतम वेद माना जाता है, एक ऐसा वेद जो ऋचाओं में बद्ध है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम बना है, 10 से 28 सूक्त और 10,580 जो है ऋचाएं हैं। इस वेद को पढ़ने वाले को ऋषि को होर्थ कहते थे। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल जो है सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वां मंडल जो है देवता सोम का उल्लेख करता है और 10वां मंडल जो है
10वां मंडल जो है चतुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशिक की संख्यायन। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था, ऋग्वेदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? इसका सही आंसर होगा इंद्र, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, आकाश के देवता थे सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन, ये सब जो हैं आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि को अंतरिक्ष का देवता ऋग्वैदिक समाज के लोग मानते थे। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये सब जो पृथ्वी के देवता ऋग्वैदिक समाज के लोग मानते थे। तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, पुरंदर भी कहा गया है। तो ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। यही एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो क्या हो जाएगा? इंद्र। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। क्या हो जाएगा? ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, और भी है ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ के नाम से जानते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। तीर्थंकर विमलनाथ, प्रतीक जो है इनका वाराह रहा है। अजीतनाथ द्वितीय थे। तो इस ढंग से आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। और सबसे लास्ट में आए हैं महावीर। ठीक है, पहले कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ के भी नाम से जानते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभ। और सबसे अंत में है महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध सभा कहां पर आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में। देखिए, प्रथम जो है बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ, द्वितीय का वैशाली में, और तृतीय का पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र ही तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ है। और ये जो है 250 ईस्वी पूर्व इसका आयोजन हुआ था। किसके शासनकाल में पूछा जाएगा? तो अशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र 30। और कार्य क्या हुआ? अभिधम पीटक, तीसरा पीटक का संकलन किया गया था। और यहाँ से आप लोग प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ को एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है। बीपीएससी, पीसीएस के भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका डिस्कस जो है हमने 9th to 10th के जो टीचर का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये प्रश्न देखने को मिला था, और उसका डिस्कस पहले ही भी कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। या चैनल पे बीपीएससी टीचर प्रीवियस ईयर के नाम से प्ले लिस्ट है, वहां से भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते रहिए, यहां से आपको टियर 4 के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यूनानी लेखक ने पाटलिपुत्र को पालिब्योथा के नाम से संबोधित किया है। और मेगास्थनीज जो है मौर्य दरबार में काफी समय तक रहा। बाद भारत में रहकर उसने कुछ देखा सुना, उसे अपनी पुस्तिका इंडिका नामक पुस्तिका में लिपिबद्ध किया है, वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाए कि हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 7वीं शताब्दी इसका सही आंसर होना चाहिए था। और कैसे? तो हर्षवर्धन का शासनकाल जो है
600 से लेके 647 ईस्वी तक है, तो ये 7वीं शताब्दी में काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाए, चोल काल के सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। क्या था? स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चोल प्रशासन का उल्लेखनीय विशेषता उसका ग्रामीण स्वशासन था। यहीं से प्रश्न बना था। तो ग्रामों को मुख्यतः दो प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थी, एक को ऊर और दूसरे को महासभा या महासभा के नाम से जानते थे। इसका डिटेल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ है, जिसमें मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा था। और तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में अगर पूछा जाए तो 1191 में हुआ है। देखिए 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो जाता है। मोहम्मद गोरी को भारत यह दूसरी पराजय थी, यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी हार जाता है। वही 1192 मोहम्मद गोरी जो है पुनः तैयारी करके भारत आया और तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाए कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान रुकुनुद्दीन फिरोज को बनाया गया था। देखिए इल्तुतमिश का मृत्यु जो है 30 अप्रैल 1236 को हो जाने के बाद 1265 ईस्वी के मध्य तक लगभग 30 वर्षों तक इतिहास का संघर्ष जो है और अधिकारियों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का रहा। इस वर्षों में इल्तुतमिश वंश के 5 शासक जो है सिंहासन पर बैठे, बाद में उसे गद्दी से हटा दिया गया। तो इल्तुतमिश ने अपने मृत्यु के पूर्व योग्य पुत्री जो है रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ठीक है। और यहाँ देखिए रुकुनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी माँ शाह तुर्कान जो एक तुर्क दासी थी का नियंत्रण था। तो पूछा गया था इल्तुतमिश के बाद कौन गद्दी पर बैठा था, तो क्या होगा? रुकुनुद्दीन फिरोज, ठीक है। बाद में रजिया सुल्तान गद्दी को संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए राजधानी परिवर्तन जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर है देवगिरी को राजधानी बनाना चाहा। उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है ने देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबाबाद रखा था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाए, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव। आगे देखते हैं एक्सप्लेन में कि कृष्णदेव राय जो है 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया। कृष्णदेव राय तुलुव वंश तथा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। देखिए यही पॉइंट से क्वेश्चन बन गया आपका। तो कृष्णदेव राय जब शासक बना तो राज्य में अव्यवस्था और अशांति कायम था, व्याप्त था, जिस पर कृष्णदेव राय ने कठोर कानून व्यवस्था स्थापित किया था। तो कृष्णदेव राय ने 1510 में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया था। और भी एक्सप्लेन है, जब हम चैप्टर डिटेल से पढ़ाएंगे उस समय आपको ये सब देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए कि तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया है? तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये सही आंसर होगा मिनहाज उस सिराज के द्वारा तबकात ए नासरी का रचना किया गया है। तो
यह जो है इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास प्रस्तुत करता है और 23 भागों में विभाजित है, जिसे 1260 ईस्वी में पूरा किया गया। किसके द्वारा लिखा गया? मिन्हाज उद्दीन सिराज या मिन्हाज उस सिराज भी बोलते। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाए कि इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत या सूफीवाद, सूफी संत भी इसको बोल सकते हैं, सूफी मत या सूफी विचार से संबंधित नहीं। तो इसमें तो ये निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा, शेख नासिरुद्दीन चिराग भी हो जाएगा, लेकिन ख्वाजा बकी बिल्लाह जो है ये सूफी मत से संबंधित नहीं होगा। इसका एक्सप्लेन देखिए कि निजामुद्दीन औलिया और शेख नासिरुद्दीन चिराग ये दोनों जो है चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत के रूप में जाने जाते हैं। ख्वाजा बकी बिल्लाह जो हैं ये नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख संत के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाए, निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? देखिए तुलसीदास की रचना जो है इसमें से नहीं है, ये हो जाएगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है ये तुलसीदास का रचना नहीं है, जबकि विनय पत्रिका और गीतावली ये जो है दोनों तुलसीदास की रचना। देखिए तुलसीदास के द्वारा और भी लिखा गया है। तुलसीदास के प्रमुख में कृतियों में या रचनाओं में आता है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली और बहुत सारा और भी शामिल है। साहित्य लहरी की पहचान, साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कस हमने पहले भी किया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, लाख बख्श। ठीक है, क्या क्या निर्माण करवाया? कुब्बतुल इस्लाम महरौली दिल्ली में पड़ता है मस्जिद, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अलाई दरवाजा जो है दिल्ली में ही, सी आंसर होगा। अलाई दरवाजा जो है दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार परिसर में कुब्बतुल इस्लाम जो मस्जिद है उसके दक्षिणी हिस्से का मुख्य द्वार, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 ईस्वी में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाए कि किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो इसका सही आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बाबर नहीं होगा, अकबर भी नहीं होगा, शाहजहां भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर कहा जाए तो ये होगा जहांगीर। यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेन दिया गया है कि जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को क्रमशः नादिर उल असर या नादिर उल जमा की उपाधि जो है दिया गया था। यही पॉइंट से क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 59 पर को देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तुर्की में लिखा, सी आंसर होगा। बाबरनामा, देखिए यहाँ एक्सप्लेन है कि बाबर द्वारा चर्चित तुर्की भाषा इस कृति को तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। तो बाबर की आत्मकथा का अनुवाद
पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाने खान ने फारसी और श्रीमती बेबरीज ने अंग्रेजी में किया। तो एक ही पॉइंट से क्लियर है कि किस भाषा में था, तुर्की भाषा। और भी एक्सप्लेन है, उसको आप लोग डिटेल में वीडियो रोक के पढ़ लीजिए। चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ? चौसा का जो लड़ाई 1539 में हुआ उसमें कौन पराजित हुआ था? इसमें सही आंसर हो जाएगा हुमायूं इसमें जो है पराजित हुआ था। चौसा का लड़ाई जो है बंगाल से जब हुमायूं लौट रहा था तो शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक एक स्थान है जहां 27 जून 1539 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं जो है हार जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए। 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ इबादत खाना स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है फतेहपुर सीकरी हुआ। तो इबादत खाना का स्थापना 1575 में ईस्वी में अकबर के द्वारा करवाया गया था, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, जब प्रत्येक बृहस्पतिवार को क्या होता था, धार्मिक चर्चा का आयोजन सुनिश्चित किया जाता था। और भी एक्सप्लेन है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 करा कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद करवा दिया? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद करवा दिया था? तो इसका सही आंसर होगा 1563 ईस्वी में। ये देखिए, 1562 में युद्ध बंदियों का दास बनाए जाने पर रोक लगा दिया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दिया गया था और 1564 में जजिया कर पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1563। क्वेश्चन नंबर 63 करा कि सिख गुरु वह कौन सिख गुरु थे जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतार दिया गया था? यानी औरंगजेब के शासनकाल में किस सिख गुरु को मौत के घाट उतार दिया गया था? तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि गुरु तेग बहादुर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। इनके नाम से जीटीबी नगर भी है दिल्ली में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के पास पड़ता है। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु, यह देखिए, और औरंगजेब के विद्रोह करने वाला अंतिम सिख था और यह उसके काल का एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों के से हुआ था। सिख विद्रोह प्रमुखतः 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड दिए जाने का परिणाम देखने को मिल जाता था। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, गुरु तेग बहादुर इस प्रश्न का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाए। बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए थे? इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा औरंगजेब। देखिए, इस गुटबंदी ने वही राजनीतिक एकता को प्रभावित किया और 1686 में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व संभाला और बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिलाया। यानी 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कौन? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाए कि 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? उसका सही आंसर क्या होगा? रायगढ़। बी आंसर होगा रायगढ़। देखिए, शिवाजी जन्म जो है 1627 ईस्वी में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में पिता शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे। माता जीजाबाई संरक्षक, दादोजी कोंडदेव गुरु कौन थे? रामदास। और राज्याभिषेक कब हुआ है? 1674 ईस्वी में। राजधानी कहाँ? रायगढ़ में। और मृत्यु हुआ है 1680 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया था?
अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तो उसका नाम जो है इसमें से ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि फिरोजाबाद, जलालाबाद और आदिलाबाद नहीं होगा। तो ई आंसर होगा इसका। देखिए इसका एक्सप्लेन कहाँ दिया गया है, यहाँ है। चित्तौड़ के, यहाँ देखिए एक्सप्लेन, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह ने घेराबंदी के 7 माह बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के विजय के बाद यहाँ के शासक अपने बेटे खिज्र खां को नियुक्त किया था और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। तो सही आंसर क्या होना चाहिए था, खिजराबाद, लेकिन इसमें नहीं है तो ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाए कि आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? 67 का, तो इसका सही आंसर होगा अकबर का। अकबर का मकबरा है आगरा के निकट सिकंदरा में, और इसका निर्माण जो है अकबर का बेटा जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। 1605 से लेके 1613 ईस्वी के बीच जो है बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 पे है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमणकारी किसके शासनकाल में हुए या आए थे? सबसे अधिक मंगोल आक्रमणकारी किसके शासनकाल में हुए या आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और सॉरी इसमें नहीं होगा, इसका सही आंसर कोई भी नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी होगा इसका सही जवाब। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो। यहाँ दिया गया एक्सप्लेन, इसको आप लोग डिटेल से वीडियो रोक के पढ़ लीजिए। वीडियो लंबा बनता है तो आप लोग इसको 2x करके जरूर देख लिया कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाए, मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ जो है किया गया था, इसमें नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई होगा इसका सही आंसर, क्योंकि इसका प्रारंभ जो है अकबर के द्वारा किया गया था। सही आंसर क्या होगा, अकबर। देखिए अकबर की अनूठी उपलब्धि दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था को अपनाता था, जो वस्तुतः मध्य एशियाई मूल्य से प्रेरित था। 1577 ईस्वी में अकबर ने इसे एकल प्रणाली के रूप में प्रारंभ किया था। बाद में 1592 में जात व सवार को द्विवर्गीकरण से युक्त कर दिया, जिसमें जात मनसबदार की हैसियत व सवार घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता था। तो मनसब के द्वारा अकबर जो है सरकारी पदों का एकीकरण कर दिया। इसमें सैनिक, सामंत, नागरिक आदि जो है सभी को एक ही सूत्रों में स्थापित किया गया है। अबुल फजल आईना एक बड़ी में मनसब के 66 वर्गों का वर्णन देखने को हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाए, मॉडर्न हिस्ट्री, व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय हुआ था? तो सही आंसर होगा इसका सतारा। क्या आंसर होगा, सतारा। देखिए व्यापगत सिद्धांत, हड़प नीति जिसको बोलते हैं, डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और सबसे पहले जो है सतारा को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। बाद में जैतपुर, संबलपुर को 1849 में, और उसके साथ ही बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में विलय किया गया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि व्यापगत सिद्धांत या हड़प नीति किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाए कि 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। ये कहाँ पे है? इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। क्या होगा, कलकत्ता। तो वो लॉर्ड वेलेस्ली 1800 ईस्वी में प्रशासनिक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था, कलकत्ता, जिसको वर्तमान में कोलकाता के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाए, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये क्वेश्चन हमें पॉलिटी में भी देखने को मिल जाता है
और हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में संबंधित जानकारी है, इसको वीडियो रोक के आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाए, सालबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? सालबाई की संधि के बाद जो है कौन सा युद्ध समाप्त हो गया था? तो ये होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्ति हुआ है सालबाई की संधि से। यहाँ देखिए सालबाई की संधि का उल्लेख है, इस पॉइंट पर देखिए यहाँ कि 1782 में महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से संपन्न हुआ। साल से वह एलिफेंटा अंग्रेजों के पास रहने दिया गया और कंपनी ने पेशवा को पेंशन देना स्वीकार कर लिया। इसी समय सेफरनवीस, जिसे मराठा मैकियावेली कहा जाता था, एवं महाजी सिंधिया के मध्य प्रभावशीलता का द्वंद्व स्टार्ट हो गया था। और यहाँ देखिए सालबाई का संधि, और भी संधि है जैसे सूरत का संधि, सालबाई का संधि, बसीन का संधि, ये सब को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। तो सालबाई का संधि कब हुआ है? 1782 में सिंधिया के मध्यस्थता से पूना दरबार तथा अंग्रेज के बीच। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाए, कलकत्ता, जिसको आप कोलकाता के नाम से जानते हैं, मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? 74, इसमें से ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो 28 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा के कार्यकाल में हुआ था और यह भारत का पहला मेडिकल कॉलेज था और इसकी स्थापना का उद्देश्य पश्चिमी चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना था। तो इस ऑप्शन में नहीं दिया है, क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाए, किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधि पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया था? किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1813 का एक्ट था। तो इसमें भी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। देखिए चार्टर्ड अधिनियम 1813 के तहत जो है ईसाई मिशनरियों की गतिविधि पर लगी रोक को हटवा दिया गया था। इसको थोड़ा आप लोग डिटेल से एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाए कि वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? वेदों की ओर वापस चलो या वेदों की ओर लौटो, ये जो है दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्या होगा सही आंसर? दयानंद सरस्वती। देखिए 1875 में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किया और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया था। आर्य समाज का स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त जो दोष हैं उसको उजागर कर उसे दूर करना, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना। तो दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौट का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया था। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म व वेद जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका है वे शाश्वत और परिवर्तनशील, धर्मातीत और देवीय है। ठीक है, ये सब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया? सत्य शोधक समाज का स्थापना जो है ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। सत्य शोधक समाज ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिसको ज्योतिबा फूले के नाम से भी जानते हैं, ये निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किया गया था। इसमें क्या किया गया कि यह प्रथम भारतीय संगठन था जिसने अस्पृश्य वर्ग के लिए, जिसको हम लोग छुआछूत के नज़र से भी देखते हैं, वर्ग के लिए स्कूल खुलवाने तथा नारी शिक्षा के लिए पूना में एक कन्या विद्यालय खोला था। ज्योतिबा फूले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक
आर्थिक समानता के पक्षधर थे। ज्योतिबा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की कमजोर वर्गों के लोगों के हितों की अनदेखी करने के लिए आलोचना भी की थी। ज्योतिबा फुले अपनी पुस्तक जो है गुलामगिरी में निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाए, इल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? इल्बर्ट बिल का जो विवाद हुआ उस समय वायसराय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल जो है 9 फरवरी 1837 को सर कॉर्टेन पेरेग्रीन इल्बर्ट द्वारा तैयार किया गया था, जो उस समय काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी सलाहकार थे। यह बिल लॉर्ड रिपन को वायसराय काल के दौरान पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाए, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए, जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा, पार्ट 1 लास्ट प्रश्न है, और इसका पार्ट 2 जो आएगा पार्ट 2, उसमें 81 से लेके 120 तक के प्रश्नों का डिस्कस आपको देखने को मिल जाएगा। तो 1909 ईस्वी में कर्जन वायली किसके हाथों मारा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा। भारत सचिव के राजनीतिक सहयोगी सर विलियम हटकर्जन वायली 1909 में लंदन में हत्या कर दिया गया था। यह हत्या लंदन स्थित हाउस से जुड़े भारतीय छात्र और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था। तो इस वीडियो में हमने टोटल 41 से लेके 80 तक के प्रश्नों का डिस्कस किया, जो कि क्लास 11-12 के लिए बीपीएससी T1 के एग्जाम में